फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है और इंडियन इकोनॉमी के इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में भी मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि ये सेशन मैंने कल से ही स्टार्ट किया था कि इंडियन इकोनॉमी जो बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा इसके माध्यम से। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपके लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है जिसमें पीटी और मेंस के सारे फैक्ट्स को, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो कल मैंने आपको इसके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 32 से 33 टॉपिक का डिस्कशन किया था। और उस टॉपिक में जो पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले थे वो कौन सा कवर करने वाले थे, तो बेसिक इकोनॉमी का पार्ट चल रहा था हम लोग का। और बेसिक इकोनॉमी का ही अभी 2 से 3 क्लास, अभी 1 क्लास हुई है, 2 क्लास और चलेंगे। तो बेसिक इकोनॉमी में मैंने क्या देखा था कि बेसिक इकोनॉमी में डिफरेंट टर्म्स को समझा गया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी क्या है, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर दिया था। आज मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को लेकर। ये सारा डिस्कशन हो चुका है कल के वीडियो में, और आज जो स्टार्ट करूँगा मैं वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए मैंने हेडिंग दे दिया था कल ही, और ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को लेकर मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चर्चा करने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले एक टर्म आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमी क्या था। ध्यान से देखिए, इकोनॉमी था क्या। इकोनॉमी का अर्थ होता है इको प्लस नॉमी, मतलब अर्थ, और अर्थ क्या होता है, अर्थ प्लस इकोनॉमी का मतलब अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है कि पैसा या संसाधन, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, प्रबंधन। यानी कि इकोनॉमी क्या होता है कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन। मैं एक बार लिख देता हूँ कि संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन, संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम डिफरेंट सेक्टर के बेसिस पर यहाँ क्लासीफाई करेंगे। जैसे ये हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और इसमें हम डिफरेंट सेक्शन के बेसिस पर इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग का कि ऑन द बेसिस ऑफ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चला जाऊँगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्या हो, सहूलियत हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, on the basis of nature of a state, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के प्रकृति के आधार पर, राज्य के जो प्रकृति है, राज्य के प्रकृति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएंगे, राज्य के प्रकृति के आधार पर। तो ये 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप लोग भी इसी तरह से नोट तैयार करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति के आधार पर। पहला हो गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकेंड है आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं खुद इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी लिखने का हैबिट डालें, नहीं तो मेंस में आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फिर। इसलिए डेली आपको 10 पेज 12 पेज लिखने की कोशिश करें। तो ये हो गया आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये किसके बेसिस पर, तो राज्य की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहले मैं क्लासीफाई कर देता हूँ, उसके बारे में सारे टर्म को मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड चलते हैं, बी, सेक्शन बी में किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ स्टेट। इसका मतलब राज्य के स्वामित्व के आधार पर,
राज्य के स्वामित्व के आधार पर। तो राज्य के स्वामित्व के आधार पर क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट, राज्य के स्वामित्व के आधार पर पहला आपका पब्लिक इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमी। और सेकंड हो गया आपका प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी। अच्छा, पब्लिक इकोनॉमी जो है, पब्लिक इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। और प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब हो गया निजी अर्थव्यवस्था। ये सारे क्लासिफिकेशन आपको इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इसी के अंदर से अभी मैं जब आपको ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, जो अभी बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया है, तो ये सब सारे क्लासिफिकेशन के ही पार्ट हैं। इसलिए मैं सारे क्या कर रहा हूँ, हर एक सेक्शन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अगर पढ़ लिया जाए, तो कॉम्प्रिहेंसिव सेशन मेरा स्टार्ट करने का पर्पस ये कि एक बार पूरी डीपली अगर पढ़ लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस हो ही नहीं सकते। अब सी देखते हैं, सेक्शन सी। पहला मैंने क्या देखा? पहला देखा कि राज्य की प्रकृति के आधार पर। सेकेंड क्या देखा? कि राज्य के स्वामित्व के आधार पर। थर्ड क्या देखेंगे? कि कार्य की स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। कार्य की स्थिति के आधार पर। कार्य की स्थिति के आधार पर। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा? तो कार्य की स्थिति के आधार पर क्या क्या पार्ट होंगे? तो ये आपको हो जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड। फर्स्ट हो जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है क्या? कि संगठित अर्थव्यवस्था, संगठित अर्थव्यवस्था। ये पीटी और मेंस दोनों को कवर किया जा रहा है। एक तरह से कहीं एक फाउंडेशन बैच है आपके लिए। ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, संगठित अर्थव्यवस्था, और एक होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। सेकेंड क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब हुआ असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 4 की ओर। 3 सेक्शन मैंने अभी तक कंप्लीट किया, और नेक्स्ट सेक्शन 4 की ओर की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि जब भी आप अगला सेशन देखने आएँ यूट्यूब पर, तो इसके पहले वाले सेक्शन को प्लीज़ रिवाइज करके। उससे क्या हो कि बार बार आप जब पिछले की क्लास को रिवाइज करके आइएगा, तो वो आपका रिवीजन 2 से 3 बार ऑलरेडी फाइनल तक पहुँचते पहुँचते 2 से 3 बार रिवाइज हो गया होगा, जो आपको मन मस्तिष्क में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। सारा चीज़ एक सीरीज वे में बैठेगा। नहीं तो आप बीच में छोड़ देने से क्या होता है ना, कि आपको लिंक नहीं कर पाइएगा कि सेशन कैसे चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर क्या क्या हो गए? तो ये 2 हो जाएंगे। फर्स्ट हो गया आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। एक होता है ओपन इकोनॉमी, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये डी हो गया हम लोग का।
अब ई, सेक्शन ई की ओर चलते हैं। ई में होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी कि राज्य के विकास के आधार पर। राज्य के विकास के आधार पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि राज्य के विकास के आधार पर कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका डेवलप्ड इकोनॉमी, विकास की बात किया जा रहा है ना, तो डेवलप्ड इकोनॉमी, और डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या हो, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। जब तक आप टर्म को नहीं समझ पाइएगा तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं सकते। और मेरा ये मानना है कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूँ वो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट हो जाए, चाहे मैं इकोनॉमी को पढ़ाऊँ या साइंस टे को पढ़ाऊँ, पॉलिटी को पढ़ाऊँ, आईआर को पढ़ाऊँ। जिस दिन ये शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, उस दिन आप लास्ट में आपके मुंह से ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं निकले कि ये आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं हो चुका है। मैं इतना कॉन्फिडेंस के लिए बोलता हूँ कि मैं कंसेप्ट पर काम करता हूँ, हर एक टर्म को समझने की कोशिश करता हूँ। और आप इस टर्म को जब समझ जाइएगा तो लिखने का शैली आपको कहीं किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से उसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि कंसेप्ट दिमाग में बैठाइए। तो इसलिए मैं सारे होल सिलेबस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। तो सेकेंड क्या हो गया, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और थर्ड क्या हो गया, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये ई सेक्शन तक हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट चलते हैं एफ, और पांचवा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था को क्लासिफाई करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या क्या होगा, इसके चार क्लासिफिकेशन होंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा आपका लो इनकम इकोनॉमी, लो इनकम इकोनॉमी। लो इनकम का मतलब क्या हुआ कि निम्न आय अर्थव्यवस्था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय अर्थव्यवस्था। सेकेंड क्या है आपका, पहला लो इनकम हो गया, सेकेंड हो गया मिडिल लो इनकम, मिडिल लो इनकम इकोनॉमी, मध्य निम्न आय अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपका मिडिल हाई, थर्ड क्या है, मिडिल हाई इकोनॉमी, मिडिल हाई इनकम इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हो गया कि मध्य उच्च आय अर्थव्यवस्था, मध्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। और एक लास्ट हो गया 4 आपका
हायर इनकम इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हुआ? हायर इनकम इकोनॉमी का मतलब हुआ कि आपका उच्च आय अर्थव्यवस्था, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो ये हम लोगों ने कहाँ तक क्लासीफाई किया? एफ तक क्लासीफाई किया। नेक्स्ट चलते हैं, ये जितने भी कैटेगरी में हो रहा, ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग जो है बैठ सके दिमाग में। एफ किसके बेसिस पर क्या क्या क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना है आपको। एफ तक हुआ। नेक्स्ट चलते हैं जी सेक्शन की ओर। जी सेक्शन की ओर, तो एफ सेक्शन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। और जी सेक्शन में हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जिंग, मतलब जो भी उभरते हुए जो अर्थव्यवस्था हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जिंग सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जिंग सेक्टर। इमर्जिंग सेक्टर मतलब उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर, उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था का हम क्लासिफाई करते हैं। उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर, तो कौन कौन सा फील्ड जो अभी उभर रहा है, यानी कि इमर्जिंग जो सेक्टर है वो कौन कौन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और यहीं से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि अभी इसी का दौर ही है। कौन कौन है देखिए। फर्स्ट, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। सेकेंड, ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था। ब्लू इकोनॉमी हो गया नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था। अच्छा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा आप सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया चक्रीय अर्थव्यवस्था। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? गिग इकोनॉमी। ये सारे टर्म मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा, अभी सारा क्लासिफिकेशन पहले कर देता हूँ। गिग इकोनॉमी का मतलब है गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था। फाइव है आपका इंडिगो इकोनॉमी। इंडिगो इकोनॉमी, इंडिगो अर्थव्यवस्था। सिक्स नंबर क्या हो जाएगा आपको? बायो इकोनॉमी। जैव अर्थव्यवस्था। और लास्ट 7 क्या हो जाएगा आपका? स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। ये क्लासिफिकेशन कहाँ तक? जी तक हुआ। ठीक है, एक लास्ट क्लासिफिकेशन मैं यहाँ बताता हूँ, ताकि पूरे ओवरऑल आपका इकोनॉमी जो है ना यहाँ पर सिमट जाएगा। एच, जी तक हुआ है ना? हाँ, एच जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो आप लोग सिर्फ यही जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ। इसके पहले देखिए कितना क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और मैक्सिमम का 99% लोग जो है ना इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन अगर पूछिएगा तो सिर्फ बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, यही सब जानते हैं। लेकिन ये देखिए सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर का कितने सारे चीज़ आप लोग के नज़रिए से क्रॉस नहीं किए होंगे, मैं उन सब का एक एनालिसिस आपके सामने अब रिप्रेजेंट करूँगा। बस आप 1 महीना मेरे साथ जुड़े। इकोनॉमी अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका नहीं हुआ
तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, थर्ड टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी, टर्शियरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, और फोर्थ, ये देखिए 3 सेक्टर तक हर कोई जानता है। चौथा है क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर यानी चतुर्थक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, चतुर्थ क्षेत्र अर्थव्यवस्था, और फिफ्थ जो है आपका क्वेनरी सेक्टर इकोनॉमी, क्वेनरी सेक्टर इकोनॉमी यानी पंचक क्षेत्र अर्थव्यवस्था। ये चतुर्थक था, ये पंचक क्षेत्र अर्थव्यवस्था। ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग किए, ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने क्लासिफिकेशन हुए, और इसी के अंडर में हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का ए, उसके बाद बी 2 सेक्शन हुआ, 3 सेक्शन के बेसिस पर, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन, और ये 8 सेक्शन। टोटल 8 सेक्शन में मैंने इकोनॉमी को क्या किया, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। अब इसके हर एक टर्म को हम लोग समझेंगे, ताकि एक बेसिक इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के परिभाषित करते हुए उसके डिफरेंट सेक्टर में जो इकोनॉमी का यूज किया जा रहा है उसको समझना। तो इकोनॉमी को मैंने परिभाषित करके आपको बता दिया। इकोनॉमी क्या होता है, अर्थव्यवस्था, यानी कि संसाधनों का जो मैनेजमेंट कैसे करना है। संसाधन लिमिट है और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड है, असीमित है। तो उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए सीमित संसाधनों के साथ, तो ये मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। सीमित संसाधनों की स्थिति में असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, ये व्यवस्था जो है यही अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इसके बेसिस पर हम लोग क्या किए, 8 पार्ट में इसको क्लासिफाई किए, और हर एक को डिफरेंट सेक्टर में हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ए सेक्शन है, ध्यान से देखिए ए सेक्शन क्या है। ए जो है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले ए सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, ए सेक्शन में स्टडी करेंगे हम लोग ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए, सेक्शन ए का फर्स्ट क्या था हम लोग का, फर्स्ट था क्या, फर्स्ट था हम लोग का कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये क्या होता है पहले इस बात को समझिए आप लोग। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ऐसी अर्थव्यवस्था होता है जो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं कि ऐसे इस अर्थव्यवस्था में शामिल जो भी देश हैं वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। ये मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब पॉसिबल होगा, जब अधिक से अधिक क्या करें, उत्पादन करें। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। ये उत्पादन पर फोकस करते हैं कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो शामिल देश होते हैं वे मैक्सिमम लाभ कमाना चाहते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर फोकस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा उनसे लाभ होगा। और उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी है, उत्पादन के लिए ज़रूरी है रिसोर्स, संसाधन। उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी है, उत्पादन के लिए रिसोर्स ज़रूरी है, संसाधन ज़रूरी है। और ये संसाधन कहाँ से आएंगे, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। तो ये संसाधन कहाँ आएंगे, जब दूसरे देशों पर कब्जा करके। ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था के जो देश हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले जो देश हैं, उनका मेन पर्पस होता है लाभ कमाना। और लाभ कैसे कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे तब। और उत्पादन कैसे होगा, जब संसाधन इनके पास होगा। और इन्हीं संसाधन को जो वो जुगाड़ कहाँ से करते हैं, दूसरे देशों पर कब्जा करके। ये संसाधन का जुगाड़ कहाँ से करते हैं, दूसरे देशों पर कब्जा करके, दूसरे देशों पर कब्जा करके। ठीक है, अच्छा अब ये कब्जा देखिए, ये कब्जा जो करेंगे, अगर कब्जा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, एक होता है कि डायरेक्ट जाकर, जैसे कि आप देखिएगा कि जो ब्रिटेन था वो इंडिया में डायरेक्ट आकर क्या कर लिए, भारत को कब्जा करके उसको उपनिवेशवाद बना दिए। तो अगर कब्जा डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, अगर कब्जा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो ये उपनिवेशवाद को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद को जन्म देता है। लेकिन यही अगर कब्जा अप्रत्यक्ष तरीके से हो तो ये नव उपनिवेशवाद को जन्म देता है। बस आप लोग धैर्य रखिएगा, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं। नव उपनिवेशवाद को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, पहले मैंने उसको क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन के बाद जो भी सेक्टर आए उन सारे सेक्टर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरे देशों पर जो कब्जा करते हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो उपनिवेशवाद, और अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो नौ उपनिवेशवाद। ठीक है, तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या मतलब, उनकी क्या फोकस रहती है, किस चीज़ पर वो फोकस करते हैं, तो ये लाभ पर फोकस करते हैं। अब मैं यहाँ इसका परिभाषा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिक से अधिक, जो आप लोग भी लिखें, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ आप लोग देखते रहें, आप लोग भी पेन उठा कर लिखने की कोशिश करें। पहले एक बार वीडियो देख लें और दूसरी बार उसको लिखने की कोशिश करें। समझने के बाद पहले इस चीज़ को समझिए आप कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने पर क्या हो, फोकस हो। लाभ अर्जित करने पर क्या हो, केंद्रित हो। केंद्रित यानी कि फोकस्ड हो। ठीक है, अच्छा अधिक से अधिक लाभ अर्जित जो कर रहे हैं उसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहा जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेन पर्पस क्या होता है, उन लोग को अधिक से अधिक लाभ कमाना। अब ऐसी अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करेंगी, अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगी। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करती है, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, यानी अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाती है। अधिक से अधिक उत्पादन
अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहती है। उत्पादन करना चाहती है, ठीक है। लाभ कमाने के लिए उत्पादन करना होगा, और मैंने बताया कि उत्पादन करने के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये आपको मेन डेफिनेशन हो गया। क्यों उत्पादन करना चाहती है? ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाना जा सके। ये मैंने लिख दिया हूँ, दोबारा नहीं लिखता हूँ। लाभ कमाने के लिए क्या करती है? अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहती है। तो ये हो गया आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ फैक्ट अभी समाजवादी को ट्रेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पूंजीवादी में बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग को क्या करना है, समझाना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अभी आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा। अब देखिए कि पूरी दुनिया में कितने पूंजीवादी देश हैं। पूरे दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया में पूंजीवादी देश कितने हैं? पूंजीवादी देश को मैं बार बार इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि समय भी हम लोग के पास कम ही रहता है। तो पूंजीवादी देश यानी कि कैपिटलिस्ट हम लोग कंट्री की बात कर रहे हैं, कितने हैं? तो 38 हैं। पूंजीवादी देश कितने हैं? 38 हैं, ठीक है। अच्छा, ये 38 देशों का जो संगठन है उनको क्या कहा जाता है? OECD। इन 38 पूंजीवादी देशों के संगठन को क्या कहा जाता है? OECD। OECD का फुल फॉर्म क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मैं हिंदी भी लिखूंगा, आप लोग टेंशन न लें, डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, OECD जो है ये पूरी दुनिया में पूंजीवादी देश कितने? 38, और इन 38 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या है? OECD। और ये कब बना था? 1961 में। ये डेट आप याद रखेंगे। OECD की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और ये पूंजीवादी देशों का एक संगठन है, ठीक है। और इनका फुल फॉर्म क्या हो? कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर मैं हिंदी लिखना चाहूँ तो आर्थिक सहयोग एवं विकास का संगठन है। आर्थिक सहयोग एवं विकास का संगठन है, ठीक है। अब देखिए, ये 38 देशों में से अगर मान लिया जाए कि और भी ज़्यादा, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, इन 38 देशों का एक 38 जो देश हैं पूंजीवादी देश हैं, और इनका एक संगठन है OECD। अब मैं क्या करता हूँ कि इन 38 में से भी 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर निकाल लिया जाए तो इनका जो समूह है, अर्थव्यवस्था का जो समूह है, वही क्या है? आपका G7, जो आप लोग जानते हैं। ये पूंजीवादी देशों का ही एक समूह है। जो पूंजीवादी देश कितने हैं? 38। इन 38 देशों में से जो 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका समूह क्या है? G7। और ये कब बना था? 1975 में। 1975 में। ये डेट भी आप याद रखेंगे। और G7 में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो G7 में शामिल जो देश हैं, G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? G7 में शामिल देश है आपको जर्मनी, ब्रिटेन। अगर मैं अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करूं तो मैं अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। फर्स्ट में क्या है? USA। सेकेंड में क्या है? जर्मनी। थर्ड में क्या है? जापान। फोर्थ में क्या है? ब्रिटेन। और फिफ्थ में क्या है? फ्रांस। सिक्स में क्या है? इटली। और 7 में क्या हो गया आपका? कनाडा। ये 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये जो है 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या है? देश है। 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कहाँ का? तो पूंजीवाद वाला पूंजीवादी देश, पूंजीवादी देश, ठीक है। तो ये 7 आप याद रखेंगे। USA, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा।
यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये जितने भी ये पीटी और मेंस दोनों में आपको कवर किए जाएंगे। तो ये पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आपको कवर करूँगा, क्योंकि मेरा पर्पस ही रहा है कि पीटी और मेंस दोनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है ये मेरे लिए और आप लोग के लिए भी। कोई भी चीज़ मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप लोग बस धैर्य बना के रखें ताकि आपको बार बार इकोनॉमी पढ़ने का झमेला न रहे। एक बार पढ़ लें, आपका पूरा का पूरा टेंशन ही इकोनॉमी का ख़त्म हो जाए और सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाए वो आपके लिए। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का 2-4 पॉइंट आप लिख लें ताकि अगर मेंस में पूछे भी जाएँ तो आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहता है? बाजार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो देश होते हैं ये बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। किनको बढ़ावा देते हैं? बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ बाजारवाद को बढ़ावा देते हैं? नहीं, ये उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा देते हैं, उपभोगवाद को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि इनका मकसद ही होता है क्या कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। अधिक से अधिक लाभ कब कमाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपभोग करेंगे, तो उपभोगवाद को बढ़ावा देना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और क्या मेन एम होता है? तो मांग आपूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है इसको। जितना से ज़्यादा मांग होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो ये मांग आपूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। मांग आपूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था। निजी संपत्ति को बढ़ावा मिलता है इसे। इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है वे निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। निजी संपत्ति को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। निजी अधिकार को बढ़ावा देते हैं। अपने अधिकार को देखते हैं सिर्फ। निजी अधिकार को बढ़ावा। निजी अधिकार जैसे कि मूल अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मानव अधिकार हो गए, ये सब हो गए। मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग का क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। ये कंप्लीट। अब सेकेंड, क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे ना, पूंजीवादी, समाजवादी, फिर मिश्रित। तो सेकेंड समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन पर्पस क्या होता है? ये अधिक से अधिक कल्याण करना चाहते हैं। मतलब ये अधिक से अधिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये जो है अधिक से अधिक क्या करते हैं? कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है अधिक से अधिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं। कल्याण यानी कि वेलफेयर। कल्याण यानी कि वेलफेयर को बढ़ावा देना चाहते हैं। और वेलफेयर को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? तो अधिक से अधिक वितरण करके, डिस्ट्रीब्यूशन करके। अरे जितना ज़्यादा वितरण होगा उतना ही ज़्यादा कल्याण होगा ना। लोगों तक पहुंच जितना ज़्यादा होगा, लोग उतने ही ज़्यादा क्या करेंगे अपनी। जैसे मान लिया जाए कि लोगों तक पहुंच, कोई भी योजना हो गई, कोई भी संसाधन हो गए, तो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? कल्याण होगा। सरकार कल्याण करेगी। तो वितरण क्या होगा? ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो अधिक से अधिक कल्याण को क्या करती है? बढ़ावा देना चाहती है। और अधिक से अधिक कल्याण बढ़ावा देने के लिए क्या होगा? इसके लिए सरकार क्या करेगी? अधिक से अधिक वितरण पर जोर देती है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ भी वितरण, अधिक से अधिक वितरण कब होगा? जब उसके पास संसाधन अधिक होगा। यानी कि ये भी संसाधन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब ये संसाधन का जुगाड़ कहाँ से करेगी? ये संसाधन का जुगाड़ समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन का जुगाड़ कहाँ से किया जाता है? तो किसी वर्ग या समूह से संसाधन को छीन लिया जाए। किसी वर्ग या समूह से, किसी
वर्ग या समूह से संसाधन लिया जाए या छीन लिया जाए, संसाधन लिया जाए या फिर उसे छीन लिया जाए, तभी तो पूरा होगा ना। अब उतना लोगों को कल्याण करना है, संसाधन सीमित है, तो ये उतने लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल होगा? जब जिसके पास ज़्यादा अर्थव्यवस्था, जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, उससे संसाधन को छीन करके और गरीब लोगों के भी संसाधन को बांटा जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मनी यही तो हुआ ना। अब इसको डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा? आप लोग समझ गए कि ये जो है कल्याण पर फोकस करती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इसका डेफिनेशन क्या, कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिक से अधिक कल्याण, जो अधिक से अधिक कल्याण को बढ़ावा देती है। कल्याण यानी कि वेलफेयर, कल्याण यानी कि वेलफेयर को बढ़ावा देती है, वेलफेयर को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेगी? इसके लिए यानी कि कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए क्या करेगी सरकार? अधिक से अधिक वितरण पर जोर देती है सरकार। इसके लिए अधिक से अधिक वितरण पर जोर देती है। ठीक है, और यही अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोगों ने यहाँ क्या दिया कि टोटल कितने देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल है, मतलब कितने देश पूंजीवादी हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि टोटल 38 देश जो हैं वो क्या है? पूंजीवादी है। टोटल 38 देश जो हैं पूंजीवादी हैं। अब वही अगर समाजवादी की ओर हम लोग चलते हैं कि टोटल कितने देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, तो यहाँ देखिए टोटल कितने देश समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। जैसे मान लिया जाए USSR, चाइना, और एक हो गया आपका क्यूबा। ये सभी क्या है? समाजवादी देश हैं। USSR का गठन कब हुआ था? तो 1922 में। USSR का गठन 1922 में हुआ था। USRY का गठन कब हुआ था? 1945 में। चाइना 1949 में बना था और क्यूबा 1958 में। ठीक है, और जब ये बना था तो इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें शामिल थे आपका USSR में 15 देश शामिल थे। USRY में आपका 8 देश शामिल थे। चाइना अकेला था और क्यूबा भी अकेला था। तो देखिएगा यहाँ पर कि टोटल कितने हो गए? 15, 8, 23, एक 24 और एक 25। टोटल समाजवादी देश कितने हो गए? 25 देश जो हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले देश कितने हो गए? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कितने हो गए? 25 समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये देखिए, यद्यपि जब इनका गठन हुआ था तो ये समाजवादी थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि पूंजीवादी की ओर क्या किए? अपने ये रुख मोड़ लिए। मतलब अगर ये देखा जाए कि 1922 में जब गठन हुआ था इसमें 15 देश शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाए कि ये धीरे धीरे ये 15 देश जो है, ये 15 देश थे, ये 8 देश शामिल थे, इसमें एक देश शामिल थे और इसमें कितने थे? एक देश, ये अकेला था। तो ये 15 का क्या हुआ? USSR का क्या हो गया? विघटन हुआ। का जब विघटन हुआ, कब विघटन हुआ? तो 1991 में। 1991 में जब विघटन हुआ, और तो विघटन के बाद ये सारे देश क्या हो गए? सभी देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। सभी देशों ने विघटन के बाद सभी देशों ने क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। सभी देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया।
ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए यूएसआरवाई जो है, इसमें 8 देश शामिल थे। जब इसका विघटन हुआ, कब हुआ विघटन? इसका विघटन कब हुआ? 2008 में विघटन हुआ, 2008 में। तो विघटन के बाद इसके भी सारे देश क्या कर लिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुख मोड़ लिए। मतलब इसके भी सारे देश, विघटन के बाद सारे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि पूंजीवाद को अपनाया, पूंजीवाद को ही अपनाया। ठीक है। अब देखिए चाइना भी क्या किया, चाइना भी क्या किया कि आपको 1978 में, 1949 में तो बना था ही, 1978 में ये क्या किया कि ये भी पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने का निर्णय लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाने का निर्णय लिया। देखिए सारे समाजवादी देश पूंजीवादी की ओर रुख मोड़ रहे हैं, मतलब पूंजीवादी की ओर क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। और ये भी देखिए क्यूबा भी 2021 में क्या बना, 2021 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। 2021 में भी क्या बना, पूंजीवाद बन गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। ठीक है। तो ये पूंजीवाद से, ये जो थे आपको समाजवाद अर्थव्यवस्था के थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी सिस्टम को अपनाया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोगों ने क्या किया कि पूंजीवाद को पढ़ लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ लिया। अब एक है आपका क्या कि मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आपको, पहले मैं इसका आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ ना समाजवादी अर्थव्यवस्था का, हाँ, क्योंकि मीन्स के लिए भी आपको नोट्स तैयार करते चलना है साथ में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से जो कुछ पॉइंट आए, समाजवादी अर्थव्यवस्था से अब तक का जो पॉइंट क्या कंक्लूजन निकला, उसके बारे में 4-5 पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है सरकारी किस पर जोर देता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें किसका महत्व होता है, तो राज्य का महत्व होता है, राज्य का ही महत्व होता है, क्योंकि कल्याण कौन करेगी, राज्य ही करेगी। बाकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो सोच वाले जो लोग हैं, जो कंट्री हैं, वो तो खुद का ध्यान देखते हैं ना, मतलब खुद की संपत्ति, निजी संपत्ति पर फोकस करते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, राज्य का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं, राज्य का महत्व होता है, क्योंकि ये कल्याण कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी ना। तो राज्य का महत्व होता है, राज्य का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति का नहीं। ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये सरकारी क्षेत्र पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है सरकारी क्षेत्र पर जोर देता है, निजी क्षेत्र पर नहीं, सरकारी क्षेत्र पर जोर देता है। निजी संपत्ति की अनुमति नहीं देता, ये निजी संपत्ति की अनुमति नहीं देता है। निजी कार्य की स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है, कोई निजी कार्य खुद से नहीं कर सकता, निजी कार्य की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है। निजी अधिकार के बारे में नहीं सोचा जाता, निजी अधिकार को बढ़ावा नहीं मिलता, निजी अधिकार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, निजी अधिकार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। निजी अधिकार करने का मतलब क्या है कि मूल अधिकार, मानव अधिकार, मूल अधिकार
मानवाधिकार एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड। जो थर्ड है हम लोग का वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ समाजवादी के पहलू और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं वो शामिल होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण शामिल होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, सरकारी क्षेत्र, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र, तो सरकारी क्षेत्र और ये निजी क्षेत्र। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिक्स अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये कहना गलत है। बल्कि इसका डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि वह अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षणों को अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के अनुसार, ऐसा नहीं कि 50% सरकारी कर दिए 50% आपको निजी कर दिए तो वो मिक्स्ड हो गया। मिक्स करने का मतलब है कि आपको कॉफ़ी दे दिया गया है, चाय दे दिया गया है, और आप अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करें, उसमें चीनी डालें। मतलब जितना ज़रूरत है उतना चीनी डाल के उसको आप यूज करें, तो वही ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है, मैंने कल भी आपको बताया था कि पूंजीवादी और समाजवादी नहीं अपनाने का कारण क्या था, संविधान सभा में क्या विचार किए गए थे, सारे मैंने आपको डिस्कशन कल किया था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी न मिलाकर, न अपनाकर, बल्कि उन दोनों के कुछ लक्षण को शामिल करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया किसने, भारत ने। और कब अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, अपनाया किसने, भारत ने, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। अब ये कैसे है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षणों को अपनी ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जाता है, ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जाता है। वह क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये देखिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का सेंस क्या है कि भारत के सेंस में देखा जाएगा तो ये जो फिक्स्ड किया गया, इसमें जो पीसी जो महालनोबिस थे, महालनोबिस जी के द्वारा, मैं कलर चेंज करता हूँ, महालनोबिस ने क्या फिक्स किया, महालनोबिस ने फिक्स्ड किया, फिक्स्ड यानी कि निश्चित किया। क्या निश्चित किया, महालनोबिस ने फिक्स्ड किया कब, 1956 में, कहाँ, भारत में, कि मिक्स्ड इकोनॉमी अगर भारत अपनाया है तो इसमें सरकारी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और निजी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। तो सरकारी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 80% और निजी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना, 20% वो रखा, और तब जाकर इस अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में भारत अपनाया। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 इकोनॉमी के तीनों पोर्शन को देख लिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी हो गया और मिक्स्ड हो गया।
ये तीनों अर्थव्यवस्था देखें हम लोग, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा है क्योंकि 1 घंटा का ये वीडियो मैं आपको चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बाकी जो भी क्लासिफिकेशन है मैं कल उसको कंप्लीट करूँगा। 2 क्लासेस और आपको बेसिक इकोनॉमी के होंगे, उसके बाद मैं जीडीपी और आर्थिक समृद्धि की ओर चलूँगा। तो ये हुआ आज का हम लोग का क्या हुआ, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैंने आज ये कंप्लीट कर दिया। और बाकी के जो 7 सेक्शन बचे हुए हैं मैं उसको कल और परसों 2 दिन में उसको कंप्लीट करूँगा, और तब जाके बेसिक इकोनॉमी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं चैप्टर 2 की ओर ट्रेंड करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।